दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते की दुम को कितना भी सीधा कर लो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसी कुत्ते की दुम के जैसा एक देश हमारे पड़ोस में भी है जिसका नाम है पाकिस्तान। भारत के साथ पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर के अभी तक 4 युद्ध लड़े हैं और ये चारों युद्ध हारने के बाद में भी पाकिस्तान की अकल अभी तक ठिकाने नहीं लगी। चाहे वो आज़ादी के वक्त 1947 का युद्ध हो, फिर 1965 का, या 1971 या 1999 का कारगिल युद्ध, पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है। और उन्हीं चारों में से जो साल 1965 में युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। युद्ध के बारे में बात करें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान की क्या स्थिति थी। उस समय दोनों देशों का क्या माइंडसेट था, क्या सोच थी एक दूसरे के लिए, ऐसी क्या स्थिति बनी कि ये युद्ध करना पड़ा। और इस युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ, पहले उसके बारे में बात करते हैं। हमला करके कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया जाए, बंद हो जाता है तो श्रीनगर एक भी हिंदू इम्पोर्टेंस ये है कि लेह तक। तो देखो, साल 1965 से करीब 3 साल पहले यानी कि साल 1962 में चाइना ने भारत पे हमला कर दिया था और ये हमला अचानक किया गया था जिसके लिए भारत तैयार नहीं था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत ये युद्ध हार गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को ये लगने लगा था कि चाइना से युद्ध के बाद भारत की आर्मी कमजोर हो गई है और उनके पास मॉडर्न हथियार भी नहीं है। और देखा जाए तो ये मॉडर्न हथियार वाली बात काफी हद तक सही भी थी। उस वक्त हमारे पास लेटेस्ट बंदूकें, नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार और आर्टिलरी की कमी थी। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद भारत ने नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर 1950 के दशक में यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का साथी बन गया, जिस वजह से सोवियत यूनियन से बचाव के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को काफी नए हथियार दिए थे, जैसे कि नए फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आर्टिलरी गन्स। तो इन सब की वजह से पाकिस्तान की आर्मी काफी कॉन्फिडेंट थी कि उनके पास अच्छी क्वालिटी के हथियार हैं, इंडिया से बेहतर और पावरफुल टैंक्स और फाइटर प्लेन्स है। और फिर साल 1964 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। नेहरू उस समय एक ऊंचे कद के नेता थे दुनिया में। उनकी मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में एक अचानक से खालीपन आ गया और अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े नेताओं में आपसी खींचतान और तनातनी शुरू हो गई थी, जिस वजह से ऐसा लगने लगा था कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप थोड़ी कमजोर हो गई है। और इन सब के अलावा उस वक्त भारत की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1962 के युद्ध की वजह से भारत की स्थिति खराब हो गई थी और साथ ही कश्मीर मुद्दे पे पिछले 18 सालों से कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। ये मुद्दा सुलझ ही नहीं रहा था। तो पाकिस्तान को लगने लगा था कि ये बिल्कुल सही समय है कि हम इंडिया पे अटैक करके पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लें और कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दें। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जनरल अयूब खान, जो खुद पहले पाकिस्तान की आर्मी के लीडर थे, लेकिन साल 1958 में तख्ता पलट करके खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। और दूसरी तरफ इंडिया में उस वक्त प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो 2 साल ही प्रधानमंत्री रहे और इस युद्ध के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो अब होता ऐसा है कि अप्रैल 1965 में गुजरात के कच्छ एरिया में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे कुछ छुटपुट घटनाएं शुरू होती है। वहाँ बॉर्डर पे सर क्रीक नाम की एक जगह है, उसके आसपास का सारा इलाका दलदली एरिया है, जिस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोई रहता नहीं है। और इसी एरिया को कंट्रोल को लेकर के आज़ादी के बाद से दोनों देशों में विवाद चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर की जो बाउंड्री थी वो पार्टीशन के वक्त फिक्स नहीं की गई थी। इंडिया का कहना था कि सर क्रीक के सेंटर तक दोनों देशों की बाउंड्री है, और जबकि पाकिस्तान कहता था कि पूरा सर क्रीक ही उनका है। तो यहाँ पे इसी को लेकर के छुटपुट फायरिंग हुई थी अप्रैल 1965 में। ये विवाद और ज़्यादा बढ़ता उससे पहले ही इंग्लैंड ने बीच में आकर के मध्यस्थता की और दोनों देशों को आपस में बातचीत करने के लिए कहा और भारत इस पे बातचीत करने के लिए मान गया। इसी बात से पाकिस्तान के लीडर काफ़ी खुश हुए। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर इंडिया पे थोड़ा भी दबाव डाला जाए तो ऐसा वो किसी भी एरिया के लिए कर सकते हैं, जिससे कि भारत बातचीत करने को मजबूर हो जाए। तो इसी तरह कश्मीर को भी भारत से छीना जा सकता है। तो ये जो सोच थी उससे पाकिस्तान के लीडर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए इस सर क्रीक के विवाद के बाद। अब अगर बात करें कि 1965 के युद्ध के पीछे पाकिस्तान का मकसद क्या था, तो उनका पहला मकसद ये था कि कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ ही भड़काया जाए, ताकि बाद में पाकिस्तान अपनी आर्मी को कश्मीर में भेज के पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में ले ले। पाकिस्तान यही चाहता था कि कश्मीर का मुद्दा जो पिछले कुछ सालों में ठंडे बस्ते में चला गया था, उस मुद्दे को फिर से आगे लाकर भारत को कमजोर करके बिना युद्ध किए
भारत को कॉन्फ्रेंस टेबल तक लाया जाए, क्योंकि 1947 में भी जब कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ जिसमें फिर सीज फायर डिक्लेयर हो गया था, उस वक्त पाकिस्तान ने जिन एरिया पे भी कब्जा किया हुआ था वो पाकिस्तान के पास रह गया। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तान 1965 में भी करने का प्लान कर रहा था। तो इसी के लिए पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू किया, जिसमें उसने अपनी स्पेशल फोर्सेज और पैरा ट्रूपर्स को कश्मीर वैली में उतारा और साथ ही LOC से भी अपने काफी सारे सैनिकों की घुसपैठ करवाई। उनका पहला टारगेट था कि कश्मीर में जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है उनको अपने कब्जे में ले ले, जैसे कि सभी मेन ब्रिजेज, पोस्ट ऑफिसेज, टेलीफोन और गवर्नमेंट ऑफिसेज, और साथ ही वहाँ के लोगों को इंडिया के खिलाफ करके एक विरोध शुरू किया जाए। लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। कश्मीर के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़कर आर्मी और पुलिस के हवाले कर दिया, तो जिसकी वजह से उनका ये ऑपरेशन गिब्राल्टर पूरी तरह से फेल हो गया। तो अब ये ऑपरेशन फेल होने के बाद पाकिस्तान ने सितंबर 1965 में एक नया ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था ग्रैंड स्लैम, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी पूरी फौज को अखनूर पर अटैक करने के लिए भेज दिया और उनका टारगेट था पूरे अखनूर पर कब्जा जमाना। अब अखनूर को अटैक करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो ये जम्मू के नज़दीक था और साथ में राजौरी और पुंछ जाने का रास्ता भी अखनूर से होकर निकलता था। तो अगर पाकिस्तान अखनूर पे कब्जा कर लेता तो भारत का पुंछ और राजौरी से कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता। तो इसके लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी पूरे कश्मीर में बम गिराने शुरू किए और कई जगह बमबारी करी, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और अखनूर पर पाकिस्तान का कब्जा होने से बचा लिया। लेकिन अब इसके बाद ये युद्ध पूरी तरह से छिड़ चुका था। पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी को कश्मीर में इस युद्ध के लिए लगा दिया, जिस वजह से कश्मीर में काफी प्रेशर आ गया और इंडिया ने इसी प्रेशर को कम करने के लिए पंजाब में एक नया फ्रंट खोल के उस फ्रंट पे लड़ाई शुरू कर दी। उसका कारण ये था कि पाकिस्तान की पूरी आर्मी कश्मीर पर अटैक कर रही थी। तो इंडिया को लगा कि अगर कश्मीर से प्रेशर कम करना है तो पंजाब बॉर्डर से भी लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी, ताकि पाकिस्तान की कुछ आर्मी कश्मीर से हट करके पंजाब के बॉर्डर पर पाकिस्तान को बचाने आ जाए। तो इसलिए इंडिया ने पंजाब की बॉर्डर से अटैक शुरू किया और इंडिया के टैंक्स पाकिस्तान में घुस गए, जो लाहौर के बाहर तक पहुंच गए थे। लाहौर से बस कुछ चंद किलोमीटर ही दूर थी भारत की फौज, जिसके बाद पाकिस्तान की फौज ने भी काउंटर अटैक किया और इंडिया की बॉर्डर के अंदर खेमकरण नाम के एक शहर पर कब्जा कर लिया। उनका टारगेट था कि वहां से आगे बढ़कर अमृतसर पे कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि भारत भी लाहौर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान की आर्मी ने भी कोशिश की कि खेमकरण से होते हुए अमृतसर या दिल्ली पे कब्जा कर लिया जाए, जिसके बाद भारत की फौज ने खेमकरण को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए एक बहुत ही फेमस लड़ाई जिसका नाम था असल उत्तर, वो लड़ी, जिसमें भारत की फौज ने पाकिस्तान को हराकर फिर से खेमकरण को जीत लिया। अब देखो, पंजाब से फ्रंट खोलने की एक वजह ये भी थी कि जो कश्मीर का पूरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, वहां पे टैंक्स का मूवमेंट कराना काफी मुश्किल था, और पंजाब का जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, पूरा मैदानी एरिया है जहाँ पे टैंक्स आसानी से चल सकते हैं और फौज भी काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। अच्छा, और लाहौर जो है वो पंजाब बॉर्डर से मात्र 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और लाहौर पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक है, और अगर उस पर कब्जा कर लिया जाए तो पूरा प्रेशर कश्मीर से हटकर पाकिस्तान पर आ जाता। और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। उस समय पाकिस्तान के पास बहुत ही एडवांस पैटर्न टैंक्स थे जो अमेरिका ने उन्हें दिए थे। वो काफी पावरफुल और नई टेक्नोलॉजी वाले टैंक्स थे, और वहीं दूसरी ओर भारत के पास पुराने सरमन टैंक्स थे। लेकिन इंडियन आर्मी की अच्छी प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के चलते भारत के टैंक्स ने पाकिस्तान की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में भी काफी जबरदस्त लड़ाई हुई। पाकिस्तान की एयरफोर्स उस वक्त काफी सुपीरियर थी इंडिया के मुकाबले, क्योंकि उनके पास उस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फाइटर प्लेन थे जो अमेरिका ने उन्हें दिए थे, और उन प्लेन की मदद से पाकिस्तान ने भारत के काफी सैन्य ठिकाने जैसे कि पठानकोट, जामनगर, ऐसे काफी आर्मी बेसेस पे बमबारी की और भारत को काफी नुकसान पहुंचाया। और फिर बाद में इंडियन एयरफोर्स ने भी काउंटर अटैक किए, जिससे पाकिस्तान आर्मी का काफी नुकसान हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये युद्ध कुछ हफ्ते और चलता तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि उसकी एयरफोर्स के रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो जाते। अब अगर बात करें नेवी की, तो इस युद्ध में नेवी का कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कुछ छोटी मोटी झड़प जरूर हुई थी गुजरात के द्वारका वाले एरिया में। तो यह जो युद्ध था यह खास तौर पर आर्मी और एयरफोर्स के बीच लड़ा गया था। दोनों देशों के बीच ये लड़ाई करीब 20-22 दिन तक चली, और साथ ही यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों इस कोशिश में लगे हुए थे कि ये लड़ाई रोक दी जाए। तो उनकी कोशिशों की वजह से 22 सितंबर 1965 को सीज फायर यानी कि युद्ध विराम घोषित कर दिया गया। अब बात करें इस युद्ध के रिजल्ट के बारे में, तो ऑफिशियली ये किसी ने भी नहीं बताया कि इस युद्ध में कितने सैनिक मारे गए। अब इस युद्ध के बाद
किसने किसका कितना नुकसान किया, इसके दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज की माने तो इंडिया के करीब 3000 और पाकिस्तान के 3800 सैनिक मारे गए। इंडिया ने पाकिस्तान का करीब 1840 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पे कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने इंडिया के करीब 540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे कब्जा किया। इंडिया ने जितने हिस्से पे कब्जा किया वो ज्यादातर पंजाब और कश्मीर की बॉर्डर से लगता हुआ एरिया था और पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था वो था जैसलमेर का रेगिस्तानी एरिया। और अगर देखा जाए तो इस युद्ध में भारत का पलड़ा ज्यादा भारी था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कौन ये युद्ध जीता। तो देखो, दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। भारत हर साल 1965 की इस जीत को सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान भी यह कहकर कि जीत उनकी हुई थी हर साल 1965 के युद्ध को सेलिब्रेट करता है। लेकिन बाद में इस युद्ध पर दुनिया भर में जितनी भी रिपोर्ट आई, अगर उनकी माने तो इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ था। इंडिया की इस युद्ध को लेकर के जो प्लानिंग थी वो काफी अच्छी थी। इंडिया ने अपनी आर्मी और हथियारों को काफी अच्छे से और तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इंडिया को इस युद्ध में जीत मिली। और पाकिस्तान के पास ज्यादा अच्छे हथियार थे, ज्यादा अच्छे फाइटर प्लेन्स थे, पावरफुल टैंक्स थे, फिर भी पाकिस्तान इस युद्ध को, इस लड़ाई को जीत नहीं पाया। यह हमारे सैनिकों की ताकत थी, उनका आत्मविश्वास था, अपने देश पर मर मिटने का जज्बा था, जिससे कि उन्होंने ये लड़ाई जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि कोई भी लड़ाई सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं जीती जा सकती। उन सभी वीर सैनिकों को मैं पूरी देश की तरफ से सैल्यूट करता हूं। अब जानते हैं कि युद्ध के बाद क्या हुआ। तो 10 जनवरी 1966 को सोवियत यूनियन की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ। दोनों देशों के नेता लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खान ताशकंद गए। ताशकंद उस वक्त सोवियत यूनियन में था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। इसी ताशकंद समझौते की वजह से भारत को स्ट्रेटेजिकली काफी नुकसान हुआ, क्योंकि ताशकंद समझौते में यह डिसाइड हुआ कि युद्ध से पहले जो इंटरनेशनल बॉर्डर थी, दोनों देश उसी बॉर्डर को मानेंगे। मतलब कि दोनों देशों ने जितना भी एरिया जीता था इस युद्ध में वो वापस देना पड़ेगा। युद्ध से पहले जम्मू कश्मीर में जो LOC लाइन थी उसे माना जाएगा। इसकी वजह से भारत को हाजी पीर पास, जिस पर भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था, उसको वापस से पाकिस्तान को देना पड़ा। हाजी पीर पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोनों देशों के बीच। इसको हमारे सैनिकों ने काफी मेहनत और जाबाजी से हासिल किया था, लेकिन ताशकंद समझौते की वजह से हमें इसे वापस पाकिस्तान को देना पड़ा। इसके साथ ही ये डिसाइड हुआ कि जितने भी युद्ध बंदी थे एक दूसरे के, उनको लौटाया जाएगा। दोनों देशों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उन्हें फिर से शुरू किया गया। दोनों देशों की एम्बेसीज को फिर से खोल दिया गया और साथ ही यह तय किया गया कि दोनों देश आपस में शांति वार्ता करेंगे और कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस युद्ध में भारत पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा सफल रहा, लेकिन फिर भी इस ताशकंद समझौते से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। देखो, भारत के साथ अभी तक के सारे युद्ध में ऐसा ही हुआ है कि वह हर युद्ध में ज्यादा सफल होता है, उस लड़ाई को जीतता है, लेकिन उन लड़ाइयों के बाद कोई ना कोई समझौता होता है जिसमें भारत ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाता। चाहे वह 1947 की लड़ाई हो कश्मीर में, जिसके बाद वहां पर UN का सीज फायर होता है। फिर 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ और कहा गया कि अब आगे शांति होगी, लेकिन फिर 1971 में पाकिस्तान दोबारा युद्ध करता है। उस युद्ध के बाद भी शिमला समझौता हुआ, जिसमें भी शांति की बात कही गई। और यह तीनों युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान दोबारा 1999 में कारगिल युद्ध लड़ता है और कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्यों मैंने इस वीडियो की शुरुआत में पाकिस्तान की तुलना कुत्ते की टेढ़ी पूंछ से की थी। अच्छा, ताशकंद समझौते के साथ एक और ऐसी घटना हुई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद समझौते पे साइन किए, उसके कुछ घंटे बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। बहुत लोगों ने, जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो यह सब था 1965 के युद्ध के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और साथ में यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।